हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने जो सीरीज स्टार्ट की है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की, आज हमारा 6th लेक्चर है। फिस्कल पॉलिसी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप बात करोगे, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसलिए आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। यहां पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। यूपीएससी ने इस टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी यहां पे मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपको इन पीडीएफ्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप पूछ सकते हो। अगर अभी तक आपने डिटेल लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपने डिटेल लेक्चर्स देखने हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक मिलेगी, या आपको जाना है प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, इकोनॉमिक्स की भी, स्टेटिस्टिक्स की भी एंड मैथमेटिक्स की भी। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। नाउ लेट अस स्टार्ट। पहला ही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द फिस्कल स्टिमुलस। अगर आप लास्ट लेक्चर में भी हमारे साथ थे, आप इसका आराम से आंसर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा यहां पे आपका दिमाग लगेगा। जल्दी से आप सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ो और मुझे बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग फिस्कल स्टिमुलस। बताओ। अब देखो, थोड़ा सा इसको हम समझेंगे, ये फिस्कल स्टिमुलस है क्या। अब देखो, फिस्कल क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसीज। स्टिमुलस हो गया स्टिमुलेट करना, बूस्ट करना, यानी ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करती हूं, ठीक है, स्टिमुलेट करती हूं। यानी फिर ऐसी कंडीशन होगी कि इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन हो गई है, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी लाई है जिससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। ओके, कॉन्सेप्ट याद रहा। अब पढ़ो फर्स्ट स्टेटमेंट। इट इज अ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। अगर बच्चे सिर्फ इतना स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, जिनको पता होगा कि फिस्कल स्टिमुलस क्या है, वो फटाफट से इसको टिक कर देते, लेकिन आगे नहीं पढ़ते। ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है भाई, मैसिव इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, किसकी वजह से, किस लिए? टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड सर्च caused by rapid economic growth। देखो यहां पे गलती है। क्या इस वजह से गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ताकि जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसकी डिमांड को पूरा किया जा सके? नहीं, यहां पे तो जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा स्लो है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इट इज एन इंटेंस affirmative actions of the government to boost economic activity in the country। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल करेक्ट है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा है, फिस्कल स्टिमुलस रेफर्स टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स कट, चाहे गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है या टैक्स कम कर रही है, दैट आर डिजाइंड टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसके किसके लिए? हमें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना है, डिमांड को स्टिमुलेट करना है। गोल ऑफ फिस्कल स्टिमुलस इज टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, वेजेस एंड कंजप्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स एन ऑफिशियल असेसमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। आपने देखा होगा इनमें से एक रिपोर्ट है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रेजेंट करती है यूनियन बजट से पहले। जरा आप मुझे बता सकते हो वो कौन सी रिपोर्ट है? क्या इकोनॉमिक रिव्यू है, इकोनॉमिक सर्वे है, नीति आयोग रिपोर्ट है, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट है? जल्दी से मुझे आंसर करो, कौन सा ऑप्शन है? तो यहां पे अगर हम देखेंगे, बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है इकोनॉमिक सर्वे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट अहेड ऑफ यूनियन बजट। कभी कभार यहां से भी क्वेश्चन बनता है, जो इकोनॉमिक सर्वे है कितने दिन पहले यूनियन बजट से आती है? तो 1 डे बिफोर द यूनियन बजट। अच्छा, प्रेजेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होती है अबाउट इंडियन इकोनॉमी ओवर द पास्ट ईयर। ठीक हो गया। क्या ये बाइंडिंग है गवर्नमेंट के लिए कि इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करनी ही करनी है? नहीं।
कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में नहीं बताता है, लेकिन ये एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है, इसलिए एवरी गवर्नमेंट टू प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे बिफोर द यूनियन बजट। ठीक है, द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अ डे बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ यूनियन बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best defines the fiscal deficit in Indian budget? बताओ भाई, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन करती है फिस्कल डेफिसिट? जरा मुझे आप बता सकते हो डेफिसिट का क्या मतलब है? पहले मुझे कमेंट करके सिर्फ ये बताओ डेफिसिट का मीनिंग क्या है। देखो, डेफिसिट होता है कमी, फिस्कल डेफिसिट होता है जब एक्सपेंडिचर ज्यादा रेवेन्यू कम। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे ना, करेक्ट आंसर है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट में हम बोरोइंग नहीं लेते, रिसीट्स लेते हैं, लेकिन उनमें हम बोरोइंग को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यूपीएससी 2025 प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जल्दी से आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो और आंसर बताओ, करो जल्दी से। कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहां पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 1, दैट इज कैपिटल रिसीट्स क्रिएट लायबिलिटी। अगर कैपिटल रिसीट्स गवर्नमेंट के पास आएंगे तो वहां पे लायबिलिटी भी क्रिएट हो सकती है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ बोरिंग। कैपिटल रिसीट है लेकिन लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। आर काज अ रिडक्शन इन एसेट, या एसेट में भी रिडक्शन हो सकती है। कैसे? जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की। गवर्नमेंट ने अपनी किसी कंपनी को बेच दिया तो वो क्या हो गई? डिसइन्वेस्टमेंट हो गया ना, वहां से आपके पास क्या हो गया? रिडक्शन इन द एसेट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट दोनों क्या है? कैपिटल रिसीट्स हैं, ये भी करेक्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव होता है ना, वो तो इनकम हो गई गवर्नमेंट की, वो लायबिलिटी कहां से हो गई? तो ये लायबिलिटी नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Which of the following is the instrument of fiscal policy? जरा मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट, कौन कौन से इनमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी है? जल्दी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, टैक्सेस है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, बैंक रेट पॉलिसी है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक तो टैक्सेस एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के बारे में स्टेटमेंट है, आपने यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। इट प्राइमरली डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट टू इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। एक चीज मैं आपको हमेशा कहूं, जब भी इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए ना, खास करके अभी जो पैटर्न चल रहा है, हमेशा आपको पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है। कभी कभार क्या हो जाता है ना, यहां तक स्टेटमेंट ठीक होगी, आगे थोड़ा सा एक उन्होंने गलत किया होगा। ठीक है, यहां पे ये वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। जो फिस्कल पॉलिसी है ये डील करती है मैनेजमेंट ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट। सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। द एडजस्टमेंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आर की फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंट्रोल मनी सप्लाई। बिल्कुल करेक्ट है। इन इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल द मनी सप्लाई, लेकिन ये फिस्कल पॉलिसी में नहीं आते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी टिपिकली इन्वॉल्व्स डिक्रीजिंग टैक्स रेट्स एंड इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू स्टिमुलेट एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग अ स्लोडाउन। क्या ये करेक्ट है? जब इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा होगा तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी?
टैक्सेस को कम करेगी, बिल्कुल डिक्रीजिंग टैक्स रेट्स, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करेगी ताकि लोगों के पास पैसा जाए एंड देयर विल बी इंक्रीज इन द टोटल डिमांड। ये भी करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जिसने इस क्वेश्चन का आंसर किया ना, समझो उसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। जल्दी से इसका आंसर करो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां पे तीन चीजें हैं, एक तो फिस्कल डेफिसिट के बारे में लिखा है, दूसरा लिखा है प्राइमरी डेफिसिट के बारे में, एंड रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। थोड़ा सा इनके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर मैं स्टेटमेंट यहां पे बताऊंगा। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट्स। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिस्कल डेफिसिट एक ऐसा डेफिसिट है ना जो 90% बच्चों को समझ ही नहीं आता, लेकिन यहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत ही इजी तरीके से। जो फर्स्ट लाइन है ना, ये सबको समझ आ जाती है। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया, माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी जो बोरोइंग है इनको एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, अब ये वाली लाइन है, इट इसेंशियली शोज हाउ मच मनी द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो टू मीट इट्स एक्सपेंसेस। इसको हम अच्छे से समझेंगे। जो फिस्कल डेफिसिट है ना, वो बोरोइंग के इक्वल होता है, यानी गवर्नमेंट ने कितनी बोरोइंग करनी है। कैसे? फिस्कल डेफिसिट होता है जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया टोटल रिसीट से। किन के अलावा? इसमें हम जो रिसीट्स हैं इसमें हम बोरोइंग नहीं लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। लेट अस सपोज दैट आपकी जो इनकम है ना वो 100 रुपीज है। अगर मैं आपसे पूछूंगा आपके जेब में कितने पैसे हैं, आप क्या कहोगे? सर मेरे पास 100 है, क्योंकि जितनी आपकी इनकम उतने आपके जेब में। अच्छा, फिर आपको मैं कहूंगा आपका खर्चा कितना है, आप कहोगे सर मेरा खर्चा है 300 रुपए। ये क्या बात हुई? इनकम आपकी 100 है, खर्चा आपके पास 300 रुपए का है, तो फिर ये 200 रुपए क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास 300 का है, टोटल अर्निंग आपके पास टोटल 100 है, बाकी जो बचे 200, क्या ये फिस्कल डेफिसिट है? बिल्कुल फिस्कल डेफिसिट है। मैं कहूंगा ये जो 200 रुपए है ये कहां से लाए आपने? आप कहोगे सर ये मैंने उधार लाए थे। यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट है ये किसके बराबर है? ये बोरोइंग के बराबर है। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया? इट essentially shows how much the government needs to borrow to meet its expenses। यानी आपने याद रखना है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, डायरेक्ट कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बस फिर आसान है, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट द गवर्नमेंट मस्ट पे। अब जो एक्सपेंडिचर है ना, जो खर्चा है, इसके अंदर लोन भी आते हैं। जो गवर्नमेंट ने प्रीवियस लोन्स लिए हैं ना, उसके ऊपर जो पेमेंट होती है ना इंटरेस्ट की, ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने 1 करोड़ का लोन लिया है, वहां पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इस एक्सपेंडिचर में वो वाला एक्सपेंडिचर भी आता है। इट रिप्रेजेंट्स द ग्रॉस बोरोइंग रिक्वायरमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। ये समझ आ गया आपको? क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रॉस बोरोइंग, यानी टोटल बोरोइंग कितनी है, रिक्वायरमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट के साथ, यानी इंटरेस्ट पेमेंट किसमें आता है? खर्चे में आता है, एक्सपेंडिचर में। फिर अब जाओ प्राइमरी डेफिसिट पे। प्राइमरी डेफिसिट इज कैलकुलेटिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट में से जब आप इंटरेस्ट पेमेंट निकाल देते हो ना, तो आपके पास आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब प्राइमरी डेफिसिट में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देना है। इट इंडिकेट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इट्स करंट ऑपरेशंस। दो तरह के खर्चे हैं, एक तो जो करंट ऑपरेशंस के ऊपर खर्चा आ रहा है, दूसरा खर्चा है जो प्रीवियस लोन्स लिए हैं ना, उनका इंटरेस्ट चुकाने में खर्चा आ रहा है। वो किस में आता है? फिस्कल डेफिसिट में। जब हम बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, यानी फिर प्राइमरी डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इसके ऊपर खर्चा कितना आ रहा है, ये करंट ऑपरेशन की यहां पे बात करता है। यहां पे इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस लोन्स नहीं आएगा। इफ द प्राइमरी डेफिसिट इज एग्जैक्टली जीरो, अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो होगा, यानी फिर
टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रिसीट्स, ठीक है, अदर देन बोरोइंग। इट मीन्स द गवर्नमेंट करंट रेवेन्यू इज एनफ टू कवर इट्स करंट एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जितना गवर्नमेंट का करंट खर्चा है और जितने गवर्नमेंट की करंट इनकम है ये पूरा बराबर हो रहा है, लेकिन अभी भी बकाया है। जो प्रीवियस लोन्स देने हैं ना वो अभी भी उनको देने हैं, अगर वो देने हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा बोरिंग करनी पड़ेगी। एंड इट इज ओनली बोरिंग मनी टू पे ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ओल्ड लोन्स। ठीक हो गया। रेवेन्यू डेफिसिट आसान है जब गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट रेवेन्यू रिसीट। अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना ये किसके ऊपर खर्चा हो गया, जो डे टू डे रनिंग कॉस्ट है, यानी सैलरीज है, इंटरेस्ट पेमेंट है, वगैरह वगैरह। The fiscal deficit represent the total borrowing requirement of the government from all sources inclusive of interest payment। यहां पे interest payment भी आती है, ठीक है, and borrowing requirement, ये करेक्ट है। अच्छा, अ जीरो प्राइमरी डेफिसिट, जब प्राइमरी डेफिसिट जीरो होगा यानी फिर टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ठीक है। यहां पे अगर गवर्नमेंट चाहती है जो प्रीवियस लोन है उन पे जो प्रीवियस लोन है उनके जो इंटरेस्ट पेमेंट है अगर वो करना है फिर बोरिंग रेस्टोर करनी पड़ेगी, ठीक है। इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज टू रिजॉर्ट टू बोरिंग स्ट्रिक्टली टू क्लियर द एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये भी करेक्ट है। रेवेन्यू डेफिसिट स्पेसिफिकली इंडिकेट्स दैट द गवर्नमेंट इज बोरिंग मनी टू फाइनेंस इट्स कैपिटल क्रिएशन। नहीं भाई, रेवेन्यू डेफिसिट में जो डे टू डे नीड्स है, सैलरीज, एक्सपेंसेस वगैरह, उसमें खर्चा आता है। यहां पे कोई भी कैपिटल क्रिएशन या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं बनते हैं, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहे हैं, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना है एंड लास्ट पे आपने शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect। बताओ भाई, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी कौन सा इनमें है। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, क्या मतलब है इसका, गवर्नमेंट ने पब्लिक से लोन लिया था, अब उनको वापस दे रही है, यानी पब्लिक के पास पैसा आ रहा है, इन्फ्लेशनरी तो है, ठीक है। अब इसकी इंटेंसिटी कितनी है ये हम दूसरे स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशनरी है, यस। बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, जब गवर्नमेंट क्या करेगी, बजट डेफिसिट आ गया, ठीक है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है एंड टोटल रिसीट्स कम है, गवर्नमेंट ने पब्लिक से उधार लिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट इन्फ्लेशनरी। बोरिंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, अगर गवर्नमेंट बैंक से उधार लेगी एंड बजट डेफिसिट को फाइनेंस करेगी, इससे क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट हो जाएगा, लोन का एक्सपेंशन हो जाएगा, तो ये भी इन्फ्लेशनरी होगा, ठीक है। अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे ना तो इससे ज्यादा इन्फ्लेशनरी ये वाला होगा, ठीक है। तो इसकी रैंकिंग अब फर्स्ट है, इसकी आ गई सेकंड नंबर पे। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, अगर गवर्नमेंट क्रिएशन ऑफ न्यू मनी करेगी यानी आरबीआई नए नोट्स को प्रिंट करेगा टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, इससे एकदम से सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये यहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। बताओ भाई, इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट कौन से स्टेप उठाएगी, जल्दी से बताओ कौन से स्टेप गवर्नमेंट ने उठाने हैं इकोनॉमिक रिसेशन। अब आपने देखना कि यार ये इकोनॉमिक रिसेशन क्या है। इकोनॉमिक रिसेशन यानी जब इकोनॉमी स्लो हो गई है, ठीक है, जीडीपी कम हो गया है, उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, कट इन टैक्स रेट्स, ठीक है, अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। नहीं, इंटरेस्ट रेट को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो फिर लोग जो है लोन नहीं ले पाएंगे। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, क्या गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर पब्लिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर बढ़ाएगी, बिल्कुल करेक्ट है। इंक्रीज इन टैक्स रेट, नहीं, टैक्स रेट नहीं बढ़ाने हैं। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी कम नहीं करना है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट
आंसर। Consider the following statements regarding the center's new fiscal consolidation strategy. जो सेंटर ने नई फिस्कल कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी अपनाई है उसके रिगार्डिंग आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें आपने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। The center has shifted its primary fiscal consolidation target from the annual fiscal deficit to the debt to GDP ratio beginning in fiscal year 2026 to 27। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नमेंट ने जो फिस्कल कंसोलिडेशन टारगेट, पहले गवर्नमेंट का मेन टारगेट होता था फिस्कल डेफिसिट को कम करना, ठीक है, अब ये चेंज हो चुका है, अब है डेट टू जीडीपी रेशियो, करेक्ट। The government has set a new official target to bring the central government debt to GDP ratio down to exactly 40% by the year 2030-31। क्या ये करेक्ट है? तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। अगर हम देखेंगे ये है 50% प्लस माइनस 1 तक। India's fiscal policy has traditionally focused on controlling the fiscal deficit। अगर हम देखेंगे तो ट्रेडिशनली इंडिया का यही रहा है कि हम फिस्कल डेफिसिट को कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये चेंज हो चुका है, अब है डेट टू जीडीपी रेशियो। अब हम देखेंगे डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी जितना हमारे पास जीडीपी है ना उसके मुकाबले में हमने कितना लोन ले रखा है, ठीक है, कितना डेट है, इसको हम देखेंगे। एंड 2031 तक टारगेट है कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 50 प्लस माइनस 1% तक आना चाहिए। यूपीएससी ने 2025 में क्वेश्चन पूछा था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 करोड़ है, रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर 60,000 करोड़। द गवर्नमेंट बजट आल्सो शोज बोरिंग ऑफ 10,000 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 6,000 करोड़। ये आपने कैलकुलेट करना है एंड बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, जब भी एग्जामिनेशन में इस तरह से न्यूमेरिकल आए ना, एकदम से डरना नहीं है, बहुत आसान है। सिंपल जो आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, वही इस्तेमाल करने हैं। जरा हम यहां पे देखते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। देखो, हम लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 करोड़, इसको हम लिखेंगे। फिर हमारे पास है रेवेन्यू रिसीट्स 60,000 करोड़ है, मैंने लिखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 करोड़, रेवेन्यू रिसीट 60,000 करोड़। फिर हमारे पास है बोरिंग, कहां पे है, बोरिंग है 10,000 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट है 6,000 करोड़। ये मैंने डेटा लिखा। सबसे पहले आपको भी एग्जामिनेशन में डेटा लिखना है, फिर कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 80,000 करोड़ माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, तो आ गया 20,000 करोड़ माइनस करके निकल गया, एक आसान था। फिर फिस्कल डेफिसिट। अच्छा, मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में क्या समझाया था, फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर है, फिस्कल डेफिसिट आपके पास है बोरिंग के बराबर, यानी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। ये जब यहां पे सॉल्व करोगे आपके पास फिस्कल डेफिसिट आता है, वो होता है बोरिंग के बराबर। इसका मतलब सिंपली आपने देखना है, फिर बोरिंग यहां पे गिवन है तो इसी को आप लिखो, यही हमारा फिस्कल डेफिसिट है, खत्म कहानी। अब फिस्कल डेफिसिट आपके पास आ गया। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हैं। तो जब इंटरेस्ट पेमेंट करोगे तो 4,000 करोड़, 10,000 करोड़ एंड 20,000 करोड़। देखो 20, 10 एंड 4, यानी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी क्वेश्चन निकलेगा। If borrowing and liabilities are added to budgetary deficit, it becomes equal to, बताओ भाई, if borrowing and liabilities, अगर हम borrowing and liabilities को ऐड करेंगे ना, किसमें, बजटरी डेफिसिट में, बजट डेफिसिट में, तो ये किसके बराबर बनेगा। अगर यहां पे आंसर आपको बताना है तो सिंपल इसका आंसर है फिस्कल डेफिसिट। लेकिन कैसे फिस्कल डेफिसिट है, क्या यहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अगर समझना है फिर आपको इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। देखो,
हमारे पास बजटेरी डेफिसिट होता है। बजट डेफिसिट यानी सिंपल टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। सब रिसीट इसमें आती हैं, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हैं, यानी वो कैपिटल रिसीट जिससे डेट क्रिएट नहीं होता है, जैसे कि हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, प्लस बोरोइंग यानी डेट कैपिटल रिसीट्स हो गया। अब मुझे बताओ बजटेरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट में किस चीज का फर्क है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, लेकिन ये जो बोरोइंग है ना, ये नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, अगर मैं माइनस अंदर लूंगा ना ब्रैकेट के, तो मेरे पास क्या बनेगा, रेवेन्यू रिसीट्स। जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस है वो माइनस बन जाता है, जो माइनस है वो प्लस बन जाता है। यहां पे प्लस है, माइनस आएगा। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स फिर माइनस बोरिंग, यही आपके पास है ना बजट डेफिसिट। ठीक है, अगर मैं इसको जो यहां पे बोरोइंग है, क्योंकि हमें बोला है ना बोरोइंग एंड लायबिलिटीज, ठीक है, अगर मैं बोरोइंग को यहां से उठा के इधर लेता हूं, यहां पे माइनस में इधर जाके प्लस बनेगा, तो मेरे पास बनेगा बजटेरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग इज इक्वल टू, ये वाला इधर ही रहेगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट। ये बाकी सेम रहा, सिर्फ मैंने क्या किया, बोरोइंग को इस साइड लाया। अब ये जो इतना वाला पोर्शन है, यही तो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट। सिर्फ बोरोइंग इसमें हम नहीं लेते हैं, तो यही तो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू fiscal deficit is equal to budgetary deficit plus borrowings and other liabilities। इसीलिए हम कहते हैं if borrowing and liabilities are added to budgetary deficit it becomes equal to fiscal deficit। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी यूपीएससी ने 2025 में पूछा था। करो जरा इसका आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे देता हूं। A country's fiscal deficit stands at 50,000 करोड़, ये आपके पास फिस्कल डेफिसिट गिवन है। It is receiving 10,000 करोड़ थ्रू अ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, इसको मिलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, इसको मिलते हैं, यानी बोरोइंग नहीं है ये। द कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटी आर 1500 करोड़, और जो इंटरेस्ट पेमेंट है ना वो है 1500 करोड़। व्हाट इज द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, आपको प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। क्या आएगा बताओ? देखो बहुत आसान है, यहां पे सबसे पहले यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, यार इसको क्या करना है। आप मुझे बताओ, जब आप फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते हो ना, तो क्या करते हो? अभी हमने पीछे पढ़ा, फिस्कल डेफिसिट के अंदर हमारे पास ये सारी चीजें आती हैं। कौन कौन सी? ये वाली, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट। जब ये सारा हम करते हैं, फिर लास्ट पे हमारे पास आंसर फिस्कल डेफिसिट आता है। यानी कि यहां पे जो इन्होंने जो ये चीज दी है ना, इट इज रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रू अ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज जब फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी दिया है, जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी दिया है, तो ऊपर हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप लिखो फिस्कल डेफिसिट 50,000 करोड़, फिर आपके पास है इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है, जो लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 1500 करोड़, इन दोनों को माइनस करो, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, आपके पास आएगा 48,500 करोड़ ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। यहां पे मेन जो कंफ्यूजन थी ना वो इसमें थी, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द गवर्नमेंट डू इन अ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी फॉर लोअरिंग इन्फ्लेशन? बताओ भाई, गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन कम करना है भाई, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करना है, क्या करेगी फिर गवर्नमेंट? रिड्यूसेस द क्वांटम ऑफ मनी, बिल्कुल क्वांटम ऑफ मनी को कम करेगी, बाय डिक्रीजिंग टैक्सेस,
क्या टैक्स डिक्रीज करने से क्वांटम ऑफ मनी कम होगा? यार टैक्स कम होंगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा जाएगा, तो ये गलत है। इंक्रीजिंग द क्वांटम ऑफ मनी, तो हमें तो पैसे इंक्रीज ही नहीं करने हैं, ये भी गलत है। इंक्रीज द क्वांटम ऑफ मनी बाय डिक्रीजिंग टैक्सेस, नहीं ये नहीं करना हमने, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो यहां पे रिड्यूसेस द क्वांटम ऑफ मनी, हमने क्वांटम ऑफ मनी को कम करना है बाय रेजिंग टैक्सेस, टैक्सेस को रेज करके, एंड रिड्यूसिंग स्पेंडिंग, और खर्चा कम करना है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन द गवर्नमेंट बजट डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स कम फ्रॉम, बताओ भाई डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट कहां से आते हैं गवर्नमेंट बजट में? जल्दी से आंसर करो, आसान क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है सेलिंग शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, यानी जिन कंपनीज के अंदर 50% से ज्यादा होल्डिंग्स शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, यानी मैनेजमेंट कंट्रोल वगैरह सब किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेचती है, अपने एसेट्स को बेचती है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। ठीक है, तो वो कौन से रिसीट है? वो कैपिटल रिसीट्स हैं। ठीक है, तो यहां पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। एक रिक्वेस्ट फिर आपसे है, प्लीज इस वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करना है।